Good afternoon, Astha. Good afternoon, Vineet. Good afternoon, Sarita. Hello. Good afternoon, everyone. Ruchi, Radhika, Zoha. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नमन जैन और आज हम बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ईओ या फिर सर एओ। एंड आई थिंक आज काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की। तो इसके थ्रू सर जब आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को, यू आर क्लियर टू बिकम एन एओ। आप अकाउंट्स ऑफिसर के फॉर्म में प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। और सब्सिक्वेंट प्रमोशन के साथ जैसे आपके ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, यू आर अपॉइंटेड एज ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो स्टार्टिंग में अकाउंट्स ऑफिसर और बाद में आप अपॉइंट किए जाते हैं एज एनफोर्समेंट ऑफिसर। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। ऑब्वियसली ट्रेनिंग पीरियड में जो रहेगा आप जो है जोनल लेवल पर अपॉइंटेड होंगे और एज एनफोर्समेंट ऑफिसर आप रीजनल लेवल पे अपॉइंटेड होंगे। अब सर जोनल लेवल छोटा है, रीजनल लेवल ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सर ये है क्या एग्जैक्टली, सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, इसके अलावा सर जॉब प्रोफाइल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल क्या है। सर मैं बनूंगा तो काम क्या करूंगा, किस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा पोस्ट के अंडर। चलिए तो शुरू करते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस क्या क्या है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रीमियर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, विच प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द वर्किंग क्लास इन द कंट्री। ठीक है। तो एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है वर्किंग क्लास की भारत में। और अपने आप में सर एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैच्यूट के थ्रू बनाई गई थी, कानून के थ्रू बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। इस साल का जो रिक्रूटमेंट नोटिस था, जो नोटिस निकला था, जो नोटिफाई किया था, उसमें 421 वैकेंसीज निकाली गई थी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और द अकाउंट्स ऑफिसर। और एग्जाम को कंडक्ट कराता है सर हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, which has been authorized to conduct the pan India recruitment test for the same। कैसी नेचर है सर जॉब का? जॉब का सर परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर की जॉब ऑफर की जा रही है आपको। ग्रुप बी ऑफिसर कहलाएंगे आप। नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। प्लीज याद रखिएगा, आप हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर ही काम करेंगे, ईपीएफओ के अंडर ही काम करेंगे, ईपीएफओ के अंडर ही काम करेंगे। आप मिनिस्ट्री में डायरेक्टली प्लेस नहीं होते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली ईपीएफओ बॉडी जो है उसके अंदर ही आप एम्प्लॉयड रहेंगे। नाउ ईपीएफओ ईओ और एओ एग्जाम, दिस इज बेसिकली अ 2-स्टेज एग्जामिनेशन। 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है। और एपीएफसी वाली जो पोस्ट है उससे थोड़ा अलग है। एपीएफसी जो है वो हायर लेवल की पोस्ट है, ईओ और एओ की लेवल की पोस्ट आपके नीचे आती है। 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेज नंबर 1 को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट। स्टेज 1 आपका है रिक्रूटमेंट टेस्ट। और रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। ठीक है। तो जब आप टेस्ट सेंटर में जाएंगे, यू विल बी ग्रेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे आप, आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा, आपको टाइम बाउंड फॉर्मेट में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है और आपको जो है समय सीमा निर्धारित की जाएगी और आपको 120 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर स्टेज 2 क्या आती है सर? एक बार आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लिया आपने, मार्क्स आपके जो हैं वो कट ऑफ से ऊपर है, तो फिर आता है सर स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज, ठीक है जी। सो इंटरव्यू लेवल पर पैनल आपको ग्रीट करेगा
पैनल आपको ग्रीट करेगा और पैनल जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और ये 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो पैनल आपसे जो है एक एक करके सवाल पूछना शुरू करेगा, ठीक है, और फिर आपको उसके बेसिस पर इंटरव्यू में मार्क्स अलॉट करेगा। अगर आप इंटरव्यू लेवल में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप जो है यू आर सेट टू बी प्लेस्ड एज AO, अकाउंट्स ऑफिसर। आप जो है AO की पोस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है जी। नहीं सर, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। तो अभी तक अजम्पशन जो है 2017 का एग्जाम ऑफलाइन मोड में था। अभी जो अजम्पशन है RT रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो बेसिकली ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग लेवल के अगर एग्जाम्स देखेंगे तो वहां पर भी यही वर्ड मेंशन किया जाता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है जी। सर कट ऑफ की बात आज नहीं करूंगा, कट ऑफ के लिए एक पहले मैंने वीडियो बनाई है, आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। सर होगा की बात मत देखिए, सॉरी जो पहले हो चुके हैं एग्जाम्स उनको मत देखिए, ये देखिए टर्म क्या यूज कर रहा है इस बार के लिए, ठीक है। इस बार के लिए जो टर्म यूज कर रहा है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात कर रहा है। तो चांसेस हैं कि ऑनलाइन होगा एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्मेट में लेगा एग्जाम। चलिए, सो यूपीएससी EPFO इज मोर सिग्निफिकेंट दिस ईयर as recruitment examination is conducted in every 2-3 years। तो एक बात समझ लीजिए, रेगुलर एग्जाम नहीं है, साल दर साल नहीं होता है, रेगुलर एग्जाम नहीं है, इररेगुलर है नहीं, ये भी कहानी नहीं है। इंटरव्यू में सभी फाइनली क्लियर नहीं होंगे, सभी के सभी फाइनली पास नहीं होते हैं। इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप कितना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, किस चीज का, उस पर मैटर करेगा। मार्क्स बेस्ड है सर, मार्क्स बेस्ड है, और दैट इज ऑन द एवरेज 3 times इन अ डेकेड, मतलब पूरे 10 वर्षों में 3 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। Now last time the vacancies were released in 2017। 2017 में पिछली बार इसका एग्जाम हुआ था, 2020 में 4 अक्टूबर को होना था, लेकिन यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि 4 अक्टूबर को अब एग्जाम नहीं लेंगे EPFO का, और इसकी डेट को हम नोटिफाई करेंगे बाद में, इसकी डेट को हम बाद में नोटिफाई करके बताएंगे कि कब एग्जाम लेंगे, ठीक है जी। 2017 में जब पोस्ट निकली थी, ध्यान से सुनिए प्लीज, 2017 में जब पोस्ट निकली थी तो 257 पोस्ट थी, 257 पोस्ट थी। इस बार 421 हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो आपकी इंक्रीज हुई हैं। देख लीजिए, पिछली बार जब थी तो 257 थी, इस बार 421 वैकेंसी है। Undoubtedly, this is a very excellent opportunity for UPSC and state PCS aspirants। अब सर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन बच्चे तैयार कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखने जाएंगे एग्जाम का, तो इसमें कुछ डेडिकेटेड सेक्शन है, कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि आपका जनरल अकाउंटिंग आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आता है, लेबर लॉज आता है और सोशल सिक्योरिटी आता है। ये चार कुछ एक्स्ट्रा जो है इस एग्जाम में एडेड है, ठीक है। और आपके जो सीएससी के एग्जाम से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो काफी सारा पोर्शन है जो नहीं पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा पोर्शन है जो नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि आपसे कहीं पर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। तो ज्योग्राफी आप बिल्कुल सीरियसली आप इसको जो है एकदम बाहर निकाल सकते हैं, ज्योग्राफी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात, जो वहां पर क्वालिफाइंग नेचर में रहता है CSAT, वो यहां पर क्वालिफाइंग नेचर में नहीं, जबकि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिस्से के फॉर्म में पूछ रहा है। तो आप अगर क्वांटिटेटिव अपना काम करते हैं, रीजनिंग पर काम करते हैं, एप्टीट्यूड पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हायर हो जाते हैं आपके एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है जी। So undoubtedly this is a very excellent opportunity for UPSC and state PCS aspirants eyeing on grabbing the most coveted jobs in the government sector।
Now they have an edge as a significant portion of the syllabus is similar to UPSC CSE exam except for, ठीक है, मतलब CSE एग्जाम से सिलेबस मैच करता है, ठीक है। और एडिशन क्या है सर? जनरल अकाउंटिंग एडिशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक नई चीज है, लेबर लॉज नई चीज ऐड करी है, और सोशल सिक्योरिटी एक नई चीज ऐड की है उन्होंने। Now anyone who is aware of the contemporary issues, जिसको भी contemporary issues इन subjects के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं आजकल, ठीक है, अगर उसको इन इश्यूज के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी आइडिया, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ आप इस एग्जाम को बिल्कुल बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं कहूँगा जिन लोगों ने भी भरा है फॉर्म, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, एक एडेड एडवांटेज है। एडवांटेज इस बात का है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई है और 2021 पे डेट चली गई है। 2021 के कैलेंडर में यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहीं ना कहीं आपके पास अभी भी 5-5.5 महीना अभी भी बचा हुआ है, और 5 महीना सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। Now the enforcement officer, account officer, job role and responsibilities क्या है सर? दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां क्या है? तो काफी सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि दोनों सेम पोस्ट हैं, ठीक है, कुछ को लगता है सेपरेट पोस्ट हैं। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि देखिए, अपने आप में सेम ही पोस्ट है, अपने आप में सेम ही पोस्ट है, सेम ही कट ऑफ चाहिए, सेम पोस्ट है, सेम कट ऑफ है। नेचर डिफरेंट कैसे है सर? ये फिर दो नाम क्यों है? सेम कट ऑफ। जब आप रिक्रूट होंगे, जब आप एंटर करेंगे, आप अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में आप प्लेस किए जाएंगे, आप प्लेस किए जाएंगे, और आपको प्लेसमेंट जो होगा वो जोनल लेवल पे होगा, जोनल लेवल पे होगा, ठीक है। तो आपका जोन निर्धारित कर दिया जाएगा, जहां पे आपको जाके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं लेबर लॉज के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, आपको वो इंप्लीमेंट कराने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रोल थोड़ा लिमिटेड है, आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हैं, आपको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। जबकि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है 1.5-2 साल में, आपको प्लेस कर दिया जाता है एज योर ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं हियरार्की में जब आप मूव करते हैं, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, तो आपको प्लेस कर दिया जाता है एज ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं चाहिए, दोनों में से किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए सेम कट ऑफ है। रियलिटी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। आपको लगता है डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट नहीं है सर, सेम है। कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं चाहिए किसी भी रिस्पेक्टिव सर्विस के लिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में ये बेसिकली प्रिंसिपल लगता है, यहां पर नहीं लगेगा। तो आपको जो है वो एक चीज समझनी है कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यूपीएससी ईपीएफओ जब आपको अपॉइंट करेगा, तो एज अकाउंट ऑफिसर अपॉइंट करेगा। 1 से लेके 1.5 साल 2 साल तक का, जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तब तक आप जो है वर्क कल्चर को समझेंगे, तब तक आप डिपार्टमेंट के फंक्शन को समझेंगे, तब तक सर आप अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे रहेंगे। Now it is in that period that the officers are exposed to the work culture, working structure of the department as well as existing government norms, and they are gradually appointed as enforcement officer where one needs to work in the field. तो मतलब आपको जाते ही फील्ड वर्क नहीं देते हैं, समझिए इस बात को, आपको जाते ही फील्ड वर्क नहीं देते हैं। आपको क्या करते हैं, आपको ऑफिस वाली जॉब देते हैं, डेस्क जॉब देते हैं आपको स्टार्टिंग में, ताकि आप वर्क कल्चर को समझें, ताकि आप अपना रोल समझें, काम समझें, ठीक है। और जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, तब आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब मिलती है, जिसमें आपको फील्ड वर्क सौंपा जाता है। Now, unless one understands the office culture and the EPFO Act, it becomes difficult for EO to implement the law. मतलब सर ये आपको क्यों रखा जा रहा है ऑफिस के अंदर? आपको इसलिए रखा जा रहा है सर ऑफिस के अंदर, ठीक है, डेस्क जॉब इसलिए दी जा रही है आपको, क्योंकि आपका उस समय EPFO चाहता है कि आप समझें कि एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर आपका काम है फाइल करना, पेपर वर्क फाइल करना, इंस्पेक्ट करना, विजिट करना, ठीक है। तो जब आप इस सब को फाइल करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, तो जिस तरीके के जो लॉज हैं उनकी समझ होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में कहीं ना कहीं वर्क कल्चर और साथ साथ ऑफिस कल्चर और आपके जो लॉज हैं, जो प्रोसीजर है, उन सब से रूबरू करा रहा है,
ठीक है. सो ट्रेनिंग पीरियड इज प्रोवाइडेड एंड दी ऑफिसर देयर बाय इन दिस टाइम पीरियड, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तब आप इसको कहेंगे दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अकाउंट्स ऑफिसर. ठीक है. तो स्टार्टिंग में आप समझ गए ट्रेनिंग पीरियड में अकाउंट्स ऑफिसर, बाद में एक बार जब आपका क्लैरिटी हो गई, बाद में आपको लॉज समझ में आ गए, आपको काम समझ में आ गया, तो आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर बना के प्लेस कर देगा. अकाउंट्स ऑफिसर जब तक है ऑफिस वर्क ज्यादा है, डेस्क जॉब ज्यादा है. जब आप एनफोर्समेंट बन गए तो आपका फील्ड वर्क ज्यादा है. ठीक है. एनफोर्समेंट ऑफिसर में इनफैक्ट आपको जो है एक दिन जो है आपको ऑफिस में बिताना पड़ता है और बाकी के दिन जो है आप फील्ड वर्क करते हैं. ठीक है जी. मैक्स टू मैक्स 2 साल है शिखा, मैक्स टू मैक्स 2 साल है. मैक्सिमम जो पीरियड है वही है. अलग अलग बच्चे का अलग अलग लेवल है. ठीक है ना. अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग लेवल है कि कितने टाइम में वो लॉज से रूबरू हो रहा है, समझ रहा है. तो जो जल्दी सीख गया हो जल्दी अपॉइंट होता है. तो 1 से लेके 2 के बीच में आप कोई भी टाइम पीरियड पिक कर लीजिए. ठीक है. आई होप ये सबको क्लियर है. Now, consequently, it can be said that AOs are appointed in the zonal office and the EOs are allotted to the regional office. ठीक है. तो AOs जो हैं वो जोनल ऑफिस में काम करते हैं, जबकि EOs आपके रीजनल लेवल के ऑफिस पे काम करते हैं. रीजनल बड़ा है, जोनल छोटा है. ठीक है. हाइलाइट्स क्या हैं सर जॉब की? When an officer is made in charge of the field or area, he or she needs to tackle the issues of that allotted area. ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब आप डेस्क पे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही आप फील्ड पे आते हैं, फील्ड पे आने के बाद जो आपको अलॉट किया जा रहा है एरिया, उसमें पूरा का पूरा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं मेरे अलॉटेड एरिया में, उनको कैसे रिजॉल्व करना है. ठीक है जी. ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं. जब नोटिफिकेशन आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. अब नोटिफिकेशन बंद है तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं शिवानी जी. ठीक है. ठीक. So EOs are responsible for enforcing मतलब कानून जो लग रहे हैं इनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. वो आपका काम है. तो आपका काम है कि जितने भी एंटरप्राइजेस, जितने बिजनेसेस, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पालन करवाना किसका? EPFO के जो एक्ट है 1952 का, अपनी असाइन टेरिटरी में EPFO का एक्ट और जो बाकी भी एक्ट्स हैं सरकार के, उनका पालन करवाना. सो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज 24/7 है. प्लीज समझ लीजिएगा, 24/7 नेचर की जॉब है. कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है. एक दिन हफ्ते का आपका डेजिग्नेटेड रहता है ऑफिस वर्क के लिए और बाकी के दिन आपका रहता है फील्ड वर्क के लिए. तो एक दिन आप क्या करेंगे, उस जगह की जितनी भी आपकी क्वेरीज आई हैं उन सबको आप आंसर करेंगे. ठीक है. उन सारे के सारे क्वेश्चंस पर आप जो है काम करेंगे. ठीक है. बाकी के बचे हुए दिन जो है आपका काम है फील्ड वर्क का. सो एन EO ensures that none of the establishment is left unimplemented which are not covered under the EPFO Act. मतलब जो भी नए एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे हैं, जो भी नई आपके पास इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, सारी की सारी जो है वो EPFO एक्ट के एम्बिट में आनी चाहिए. ये आपका काम है इंश्योर करना. ठीक है जी. और EO इंश्योर करता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी वायलेट नहीं करेगी लेबर लॉ के नॉर्म्स को, लेबर लॉ के प्रोविजंस को. जैसे कि प्रोविडेंट फंड काटा जाता है कंपनियों के द्वारा, तो समय से उस प्रोविडेंट फंड को जमा करना ये आपका कर्तव्य है कि आप सुनिश्चित करेंगे कि हर कंपनी ने प्रोविडेंट फंड जमा किया है या नहीं जमा किया है. ठीक है. So EO ensures that none of the companies in the allotted area is violating the labor law norms, such as employees are covered under the establishment deposit provident fund, insurance after death. To an EO, around 1 to 2 districts are included in the allotted area depending on the office setup. तो डिपेंड करता है सर ऑफिस के सेटअप पे डिपेंड करता है. जैसे ही ठीक है आपको समझ में आएगा ऑफिस कैसा है, ऑफिस का नेचर कैसा है, आपको उसी हिसाब से, मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, अगर बहुत बड़े एरिया में एक ही ऑफिस है तो कहीं ना कहीं आपको जो है 2 डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, वरना 1 डिस्ट्रिक्ट अलॉट तो किया ही जाएगा आपको. तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको अलॉट किए जाते हैं यहाँ पर. Now EO ensures that every establishment deposits the provident fund regularly and has filed the return on a timely basis. ठीक है.
आशीष पूछ रहे हैं कि सर स्टार्टिंग में पोस्ट कौन सी मिलेगी? सर एओ की पोस्ट मिलेगी। मैंने बताया आपको ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ट्रेनिंग पीरियड पे रहता है, ठीक है। और जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है ईओ की पोस्ट मिलती है एनफोर्समेंट ऑफिसर की। ये जोनल लेवल पे ऑपरेट करता है, रीजनल लेवल पे ऑपरेट करता है। चलिए, तो ईओ का काम क्या है सर कि सारे के सारे जो आपके अंडर फैक्ट्रीज आ रही हैं आपके रीजन में, ठीक है, अलॉटेड एरिया में, वो सारी की सारी समय समय पर रेगुलरली फाइल करें प्रोविडेंट फंड को, और फाइल अपना जो रिटर्न है वो भी टाइमली फाइल करें, ठीक है। ठीक है जी। सैलरी पर आता हूं रोहित, सैलरी पर आऊंगा मैं, सैलरी पर बात करूंगा। नाउ ईओ हैज द सोल पावर टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट डिफॉल्ट एस्टैब्लिशमेंट। ये बात समझिए आप, पावर्स का एम्बिट है सर, पावर कहीं ना कहीं आपके पास है। तो सोल पावर है आपके पास टू लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट अ कंपनी, अगेंस्ट एन एस्टैब्लिशमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 406, 409 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 100 EO enforcement officer, AO account officer, CRPC 110, which is local magistrates is going to impose the penalties under this. तो IPC की सेक्शन 406, 409 और CRPC 110 जिसमें लोकल मैजिस्ट्रेट का केस को डिसाइड करता है, उसमें FIR लॉन्च करने की पावर जो है वो आप ही के पास है, ठीक है। EO एनफोर्स करेगा प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए कानून जो हैं सारे एस्टैब्लिशमेंट्स में जितने भी उसके एरिया के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी वायलेट करती है प्रोविडेंट फंड्स को, प्रोविडेंट फंड के नॉर्म्स को, कंप्लायंस नहीं दिखा रही है, कंप्लायंस में दिक्कत दे रही है, तो आप जो है उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं जी। डिस्कवरी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया ने पूछा प्रोबेशन 2 ईयर का मतलब क्या होता है? सर प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेनिंग पीरियड के अंडर हैं, आपको सिखाया जा रहा है कि काम क्या है, आपका नेचर क्या है वर्क का, ठीक है। तो उस पीरियड में आप इस पोस्ट पे रहेंगे, एओ की पोस्ट पे। जैसे ही आप काम सीख गए है ना, प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ और आप ईओ की पोस्ट पे आ जाएंगे। मैक्सिमम 2 का है, मैक्सिमम 2 साल का है, लेकिन आप समझिए कहीं ना कहीं काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं सर। तो 1 से लेके 2 साल के बीच में ईओ की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है जी। Now, EO resolves all provident fund related issues between the employee and employer as death claim insurance, pension after retirement, partial and full PF withdrawal, or any other grievance related to PF department as per the inspection report. मतलब प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं, जो भी एक एम्प्लॉय को आ सकते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है डेथ क्लेम इंश्योरेंस को लेकर, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट को लेकर, पार्शियल और फुल पीएफ विड्रॉल को लेकर, कोई भी और ग्रीवेंस आता है अगर पीएफ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये काम किसका है सर? आपका ही काम है एनफोर्समेंट ऑफिसर का, कि आप ग्रीवेंस को सुनेंगे, आप तकलीफ को सुनेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सर सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस के लिए मैंने क्लास बनाई है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वीडियोस पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। सिलेबस को लेकर भी, तैयारी को लेकर भी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे कर्मा पाल पूछ रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर मेरी, ठीक है। तो मैंने वहां पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल आउटलाइन करी है, सब्जेक्ट्स आउटलाइन करे हैं कि ये सब्जेक्ट पर फोकस रख के आप तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ इफ एनी वायलेशन इज देयर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर टू रिपोर्ट द मैटर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर टू रिपोर्ट द मैटर। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कानून का उल्लंघन करता दिखता है, कौन से कानून सर? लॉ से जुड़े हुए, आपके जो है लेबर से जुड़े हुए कानून, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए कानून, प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए कानून, अगर कोई भी वायलेशन दिख रहा है तो आप ही की जिम्मेदारी है कि आप मैटर रिपोर्ट करेंगे हायर अथॉरिटी को, अपने ऑफिस अथॉरिटीज को। नाउ एन ईओ इज एन ऑथोराइज्ड पर्सन, सरकार ने आपको ऑथोराइजेशन दे रखा है सर, टू कम्युनिकेट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। मतलब क्या है सर? आप लिंक हैं 3 एंटिटीज के बीच में। कौन 3 एंटिटीज? एम्प्लॉय जो काम करने वाला है, कामगार है, दूसरा एम्प्लॉयर नियोक्ता जो काम दे रहा है, और तीसरा आपका अपना डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है। एंड मोस्टली ईओ दे वर्क फ्रॉम द लोकल एरिया अदर दैन द फील्ड एरिया।
तो उनका जो अपना एक ऑफिस है उसमें एक काम करेंगे, है ना, एक दिन बैठेंगे और बाकी दिन आप फील्ड एरिया का काम करते हैं। ठीक है जी। जी रोहित, मैं जो है वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आपके लिए वो चीज़ डाल दूंगा, जो भी वीडियोस आई हैं सिलेबस से जुड़ी हुई, जितनी भी स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई, वो सारी वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है जी। अभी के लिए दो चीज़ें समझ लीजिए, आज वीडियो में दो चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, जॉब प्रोफाइल को लेकर आपका रोल क्या है, जिम्मेदारी क्या है आपकी, और एक बार लगने के बाद सर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, क्या क्या आपकी सैलरी रहेगी और क्या आपको उसके अलावा क्या अलाउंसेस मिलते हैं। Now what are the powers that are given under section 13 of EPFO Act? तो section 13 basically EO को पावर देता है उसकी। ठीक है। Now under this section the EO is empowered as an inspector for search and seize। तो जो हम कहते हैं ना सर लेबर इंस्पेक्टर, कई बार हम कहते हैं लेबर ऑफिसर, वो सर आप ही हैं। ठीक है। प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए जो हमारे पास इंस्पेक्टर्स हैं वो ईओ का ही काम है। ठीक है जी, वो ईओ का ही काम है। तो मेजरली यहां पर दो एंटिटीज का काम रहता है, एक डीएम का, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है। और दूसरा सर काम रहता है आपका ईओ का। तो डीएम जो है वो तो सबसे ऊपर आ गया पोस्ट में। डीएम का काम क्या है सर, लेबर के रिस्पेक्ट में, सारे रिस्पेक्ट में वो सबसे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं डीएम को भी जो रिपोर्ट करेगा, डीएम को भी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मिलती है। ठीक है। तो सेक्शन 13 जो है ईपीएफओ एक्ट का, वो अपने आप आपको एम्पावर करता है कि आप सर्च और सीज कर सकते हैं किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में। एंड ही और शी इज एंटाइटल्ड टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट और डेविएंस, मतलब कोई भी अगर एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल लेवल का पेपर है, सारे स्टेट के बच्चे दे सकते हैं। कोई भी स्टेट का बच्चा है, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, वो सारे के सारे एग्जाम दे सकते हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है जी शिवानी जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी डिफॉल्ट या डिवाइंस दिखता है अथॉरिटी में, कोई भी आप दिख रहा है कि नहीं इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है या इस कानून के इर्द गिर्द जाके काम कर रहे हैं जी, जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है सर, बिल्कुल एप्लीकेबल है इशफाक जी। ठीक है। तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद आपको दिखता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो अथॉरिटी मतलब आप रेकमेंड करेंगे 7A क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्ट एज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस and as an assistant prosecution officer in civil courts also as an assistant recovery officer in the matters of recovery। मतलब सर आप कंपनी में गए, एस्टैब्लिशमेंट में गए, आपने देखा कंपनी ने प्रोविडेंट फंड के रूल्स को वायलेट किया है, प्रोविडेंट फंड्स के रूल को पालन नहीं किया है, वायलेशन कर रही है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका रोल है अब सर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तरह, मतलब आप सारा पेपर वर्क फाइल करेंगे, सारा पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे और मैटर कहां जाएगा सर? मैटर जाएगा आपका क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंडर जाएगा। ठीक है। मतलब कंपनी को सबसे पहले चेतावनी दी जाएगी कि आपने जो है ये वायलेशंस किए हैं। ठीक है। कंपनी नहीं मानती है तो सर सिविल कोर्ट में जाएगा केस। सिविल कोर्ट में आपका काम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, मतलब आप जो अपॉइंट किया गया जज है आप उसको बताएंगे पेपर वर्क के थ्रू कि सर ये पेपर वर्क है जिसके अंडर हमने जो है पाया है कि ये कंपनी कंप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है। और जब जजमेंट आएगा सिविल कोर्ट के द्वारा, तो रिकवरी भी आप ही का काम है सर। रिकवरी ऑफिसर की तरह से आप एक्ट करेंगे, रिकवरी ऑफिसर की तरह से ही आप एक्ट भी करेंगे। आऊंगा सर, मैं सैलरी पे आऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूं सैलरी पे। रोल समझ लीजिए, रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। कई बार लोगों को रोल नहीं पता होता, जॉब मिलने के बाद कहते हैं कि सर दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। ठीक है। तो पहले सुन लीजिए पहले पूरी बात। नॉलेज इज वेरी वैल्यूबल। ठीक है। बहुत ब्रिलियंटली एक सेशन हमने एक जगह लेके आने की कोशिश थी हमारी, तो प्लीज थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, सारी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है। तो जहां से वायलेशन मिला कंपनी के द्वारा, वहां से लेके रिकवरी तक आप हर स्टेप पर साथ रहेंगे। ठीक है। और आपका रोल वेरी करता रहेगा। स्टार्ट होगा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से,
फिर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और फिर असिस्टेंट रिकवरी ऑफिसर। असिस्टेंट रिकवरी ऑफिसर, तो सर असिस्टेंट आप है तो रिकवरी कौन करा रहा है? रिकवरी होती है डीएम के नाम पे, ठीक है। तो डीएम जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में। आप, अब डीएम तो सर नहीं आ सकता ना, डीएम तो बेसिकली डे टू डे बेसिस पर नहीं देख सकता, तो आप बेसिकली उसे एग्जीक्यूट करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है जी। ना ईपीएफओ कैन क्रिएट इवन अ टेम्पररी जेल फॉर नॉन कंप्लायंट पर्सन, जिसे हम बेसिकली लोकल प्रिजन कहते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी नहीं कंप्लाई करती, कोई कंपनी नहीं कंप्लाई करती और बहुत ज्यादा ग्रॉस वायलेशन कर रही है, ग्रॉस वायलेशन कर रही है, और ऐसे में आपको कंपनी का जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मुख्य एम्प्लॉयर है, उसको आपको डिटेन करने की नीड भी है, तो ईपीएफओ अपने अंदर इतनी पावरफुल बॉडी है कि टेम्पररी जेल तक क्रिएट कर सकती है, टेम्पररी जेल तक क्रिएट कर सकती है सर, ठीक है। टेम्पररी जेल, इसको हम लोकल प्रिजन ही कहते हैं, तो लोकल प्रिजन में ले जाके बिठा सकती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। MNCs, PSUs as well as exempted firms in the area, they are also covered under the EO। जितनी exempted companies हैं वो भी सर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो है कवर्ड है EO के अंडर, एनफोर्समेंट ऑफिसर के अंडर, ठीक है जी। नहीं सर कोई अपडेट नहीं है एग्जाम डेट को लेकर, होम स्टेट मिल सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंटर अपने आप देखेगी कि कहां पे प्लेस करना है आपको, ठीक है जी। क्या यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई आपको सबको? इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा 2014 से आप किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफिसर किस तरीके से काम अपना परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से काम असाइन होता है आपको, और कैसे आप उसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप उसे कैसे देखते रहेंगे, कैसे आप अपने उसे मॉनिटर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज बताइए को फटाफट। यहां तक क्लियर है तो बस यस टाइप कर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड। तो 2014 में आपको पता है डिजिटल गवर्नेंस जो है वो हमारी नई सरकार लेके आई थी, डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो नई इंस्पेक्शन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, नई इंस्पेक्शन पॉलिसी जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने एक श्रम सुविधा नाम का पोर्टल क्रिएट किया, श्रम सुविधा नाम का पोर्टल। अब सर इस पोर्टल के थ्रू क्या होता है, ईओ ऑफिसर्स को बताया जाता है उनका काम क्या है, ईओ ऑफिसर्स को बताया जाता है उनका काम क्या है। तो आपको आपकी यूनिक आईडी के थ्रू आप इसमें लॉगिन करेंगे और आपका जो काम असाइन होगा वो इस श्रम सुविधा पोर्टल के अंडर ही असाइन हो जाएगा। आपका पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा, आप जहां पर भी जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी का इंस्पेक्शन किया तो आप उसी पर ही श्रम सुविधा पोर्टल पर ही उसे अपडेट कर देंगे, ठीक है जी। So under this, all the EO in Pan India, they have been granted a separate unique ID by the ministry, and on this portal, the Central Intelligence Unit allots the officers the public grievances and records is maintained for the addressal। मतलब अगर आपके एरिया में किसी को कोई ग्रीवेंस होगी, मान लीजिए मैं जो है दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मुझे जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब मैंने अपनी बात जो है सरकार तक लिखी, सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट को मैंने अपनी बात ग्रीवेंस पहुंचाई कि सर मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट मेरी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा, मेरे एरिया के जो मेरे रीजन के जो ऑफिसर हैं उनको जो है मेरी ग्रीवेंस पहुंचा देगा। और ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है सर? आप ही हैं, ईओ। तो ईओ आके ग्रीवेंस को, मैटर को समझेगा पूरा का पूरा और फिर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। सो इन दिस मैनर द पोर्टल इंश्योर्स 100% ट्रांसपेरेंसी। Whatever is assigned, it is through the center only. Center only. However, the powers to the EO are granted by the state government and they are notified by them. तो एक बात समझ लीजिएगा, आप काम तो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन आपकी पावर्स को निर्धारित कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, और वो भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में।
For example, in 2019, the UP government had notified EO as an inspector. ठीक है, EO as an inspector. और कई बार सर इलेक्शन ड्यूटी भी लगती है, तो इलेक्शन ड्यूटी में आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सेक्टर डिफाइन कर दिया जाता है, वहां पे आप मजिस्ट्रेट मतलब आप वहां पे कार्यभार देखेंगे, आप जुरिस्डिक्शन है आपका जो है सेक्टर तक है, सीमित है, आप वहां पर देखेंगे काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है जी, तो याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी सैलरी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको प्लेस करती है, लेकिन जो आपकी वहां पर उस जॉब पर पावर्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है आपकी पावर्स क्या होंगी, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि आपको भी पता है कि लेबर जो सब्जेक्ट है हमारा, लेबर जो है वो अपने आप में एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब कि कानून दोनों बनाते हैं और दोनों ही पालन कराते हैं कानून का, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके। ठीक है जी, अब आते हैं सर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि सर सैलरी कितनी है, पे स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा मिलेगा, है ना। सुन लो जी, तो ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईओ और अकाउंट्स ऑफिसर दोनों का सेम पे मैट्रिक्स है, जिसे हम कहते हैं लेवल 8 पे मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, लेवल 8 पे मैट्रिक्स। और कई बार आपने देखा है कि यूपीएससी एपीएफसी का भी पेपर कंडक्ट कराता है, तो एपीएफसी वाला जो है वो अलग है, उसमें लेवल 9 आता है, लेवल 9 आता है, इससे एक ऊपर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ईओ और एओ का। एंट्री पे जो आपकी बनेगी वो बनेगी 47,600, इसको हम कहते हैं सर ग्रेड पे बैंड ऑफ ₹4800, ग्रेड पे बैंड ऑफ ₹4800 जो आपका पे बैंड है। ठीक है, पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग दैट इज 4800। टोटल कॉम्पनसेशन जो है आपका, उसमें टीए भी आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, उसमें एचआरए भी आएगा, हाउस रेंट अलाउंस, और उसमें डीए भी आएगा। और टीए और एचआरए अगर आप मिलाएं तो ये आपका 53,312 के आसपास तो बनता ही बनता है, 53,312 के आसपास बनता है। फिर सैलरी में आपकी जो है 17% का डीए जोड़ा जाएगा, टीपीए आएगा, एचआरए आएगा, मेडिकल अलाउंसेज आएंगे। इन सब को मिला के सर कहीं ना कहीं सैलरी 81,629 के आसपास बैठती है 3 इंक्रीमेंट के बाद, 3 इंक्रीमेंट्स के बाद। ठीक है जी, और जो नेट इन हैंड सैलरी मिलती है वो मिलती है आपको 74,580 रुपीज, 74,580 रुपीज। देखिए डीए जो है वो आपका डिपेंड करता है रीजन पे। ठीक है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर आप आ रहे हैं तो डीए ऑब्वियसली ज्यादा होगा, मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में डीए जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है ना, नेट सैलरी इज रिसीव्ड आफ्टर द डिडक्शन, तो जो आपके डिडक्शन है, जो आपका पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब डिडक्शन होने के बाद जो है आपके पास 74,580 रुपीज आपको जो है मिलते हैं। डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, इट इज फिक्स्ड बट ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। तो टाइम पर आप जो है इसमें रिविजन होते चले जाएंगे। ठीक है जी, हर साल डीए 2 बार रिवाइज होता है, जनवरी और जुलाई में 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है। इस साल सरकार ने फ्रीज कर दिया है, लेकिन नॉर्मल ईयर्स में सरकार 2 बार इसमें रिविजन करती है। जनरली जो हम इंक्रीमेंट देखते हैं वो 3% का इंक्रीमेंट देखते हैं, जनरल बता रहा हूं प्लीज, किसी साल ज्यादा भी आता है, किसी साल कम भी होता है। ठीक है, तो जो जनरल हमें देखने को मिला है, मतलब कम से कम भी अगर एक एवरेज मान के चलें तो 3% का इंक्रीमेंट देखा जाता है। और डीए जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, किसके बेसिस पर डिक्लेयर करती है सर? कहीं ना कहीं आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर डिक्लेयर करती है, और इसको सबको बेसिक में इंक्लूड कर दिया जाता है, बेसिक सैलरी में। ठीक है जी, अच्छा रोहित पूछ रहे हैं एपीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? एपीएफसी की फुल फॉर्म है सर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन इसमें, और कोई सवाल सैलरी को लेकर, और कोई सवाल? प्रोबेशन पीरियड में जनरली आपको जो है वो 53,312 तो है ही सर बेसिक, इसके अलावा अलाउंसेज हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं सर। ठीक है, तो कम से कम इतना तो है ही। अगर दिल्ली जैसे शहर में आएंगे, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में अगर आप प्लेस होते हैं तो आपकी डे 1 से सैलरी क्या बनेगी मैं बताऊंगा अभी, परेशान मत होइए। पहले आरटी क्लियर करना है सर, इंटरव्यू पे तब आएंगे, पहले आरटी की बात कर ले, रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो है ना।
इंटरव्यू के बारे में सर बताता हूँ मैं कोर्स में जब क्लासेस लेता हूँ तो आपको टाइम टाइम पर गाइड करता रहता हूँ कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है सर सबको? सैलरी और पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है इस समय करंटली, क्या इतना सब क्लियर हुआ? डे 1 पे क्या सैलरी बनेगी वो मैं कैलकुलेट करूंगा, दिल्ली के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। प्रोबेशन पीरियड सर रफली 1 से लेके 2 साल का होता है, 1 से लेके 2 साल का होता है आपका, 1 ईयर टू 2 ईयर। सर नोटिफिकेशन में मुझे पता है क्या लिखा है, मैंने आपको इसीलिए अभी बताया कि डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आप कहां पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, आप कहां पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। इसीलिए कोई एक शहर, कोई एक जगह फिक्सेट करनी पड़ेगी सर, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके बता पाएंगे। आई होप डिस्कवरी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर। और मैंने क्या कहा अभी, उसमें टीए और एचआरए जोड़ा है, डीए नहीं जोड़ा उसमें अभी तक, तो डीए भी जोड़ देंगे, 17% और जोड़ दीजिए तो बढ़ ही जाएगा सर उससे तो। ठीक है जी, एग्जाम नहीं पता अभी कब तक प्रोबेबिलिटी है, कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, जनवरी या फरवरी में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, 90% चांस है कि जनवरी फरवरी में एग्जाम ले लेगा यूपीएससी, इसका चांसेस हैं, अभी क्लियर नहीं किया है, वो हमें कैलेंडर आने पे पता चलेगा। चलिए अब आते हैं सर पर्क्स और फैसिलिटीज पे। पर्क्स और फैसिलिटीज पे क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पेपर का बिल मिलता है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहें उसके हिसाब से आपको 550 रुपए मिलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज क्रेडिटेड बाय 3000 इन एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में आपको 3000 रुपए के आसपास आपके पास क्रेडिट होंगे एज योर पेपर बिल। जो भी स्टेशनरी और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब उसके लिए भी आपको जो है पैसे दिए जाते हैं, या आप अवेल कर सकते हैं ऑफिस स्टेशनरी। ब्रीफ केस के लिए आपको 4500 रुपए मिलते हैं हर 3 साल में एक बार ब्रीफ केस के लिए आपको पैसा मिलता है। फिर आपको कंप्यूटर एडवांस मिलता है 50,000 एनी टाइम इन योर लाइफ टाइम। ठीक है, जिंदगी में कभी भी एक बार आप 50,000 रुपए ले सकते हैं। 25,000 रुपए आपको मास्टर स्टडी प्रोग्राम के अंदर मिलते हैं नौकरी के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड एंड इज ग्रांटेड एज एन इंसेंटिव अमाउंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो आगे बढ़े, है ना, वो एक एडवांस्ड डिग्री भी ले ले, तो मास्टर्स के लिए आपको एनकरेज करती है और नौकरी के साथ साथ 25,000 रुपए आपको एक फिक्स्ड, आपको एक इंसेंटिव की तरह से आपको 25,000 रुपए देती है। फिर every year tuition fee is also given as 27,000. No bill is required to show. For 2 children total 27,000 is granted. मतलब जब बच्चे हो जाएंगे सर तो बच्चों की एजुकेशन के लिए जो आप ट्यूशन फी जो आप देंगे उसमें सर 2 बच्चों के हिसाब से 27,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं सालाना। ठीक है, और मुझे लगता है सर अपने आप में सफिशिएंट है। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी एडवांस मिलता है सर, तो 5 साल की जब मिनिमम सर्विस आपकी हो जाएगी तो आपको 25 लाख के आसपास आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस भी मिलता है। देखिए व्हेन जॉइंड एज अ फ्रेशर एलटीसी इज आल्सो ग्रांटेड। जब आप एक फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एलटीसी भी मिलता है, 10 days ऑफ सैलरी प्लस ट्रैवल एक्सपेंस टू एंड फ्रो इज आल्सो कवर्ड। तो सरकार समझती है कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करेंगे इनिशियल पीरियड में तो आपको एलटीसी भी देती है, 10 दिन की सैलरी दे रही है उसमें, और साथ साथ आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी दे रही है, जितना आपका खर्चा होगा ट्रैवलिंग में वो भी देगी। इन एवरी ऑफिस एट द लोकल लेवल सोसाइटी इज रन, और मुझे लगता है ये काफी बेनिफिशियल है, इसका आप बेनिफिट समझ पाएंगे कि लोकल लेवल पे एक सोसाइटी चलाती है। ठीक है, एक सोसाइटी प्लेस्ड है जिसमें सारे के सारे आपके पास एम्प्लॉइज ईपीएफओ के मेंबर हैं। तो जैसे ही आप मेंबर बन जाएंगे सोसाइटी के, आप सॉफ्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा पार्ट ये है कि सर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। हाँ सर ऑब्वियसली बात है, एडवांस है 25 लाख रुपए वापस तो करना ही है सर, है ना। तो आपको सॉफ्ट लोन मिलेगा बिना किसी इंटरेस्ट के। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, शादी है, गाड़ी लेनी है, तो 4 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन मिल जाता है आपको, जो आपकी सैलरी से ग्रेजुअल बेसिस पे कट जाएगा, धीरे धीरे करके आपकी सैलरी से कटता रहेगा।
तो अगर आप चाहें तो बिना इंटरेस्ट का आपको लोन भी मिल जाता है सर, है ना, सोसाइटी की तरफ से। फिर देखिए सर ऑफिशियल टूर की कहानी। ऑफिशियल टूर मतलब ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है। सो व्हेन ऑफिसर्स आर सेंट देयर इज नो मैंडेशन ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल टू बी यूज्ड। जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी व्हीकल ही दिया जाएगा, ठीक है सर। थैंक यू राकेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राकेश। नरगिस, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है बाहर कि एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं या नहीं। वो सब यूपीएससी नोटिफाई करेगा, जब कैलेंडर निकालेगा तब आपको टाइम देगा। अगर कुछ बदलाव होंगे, जैसे भी बदलाव होंगे, आप बिल्कुल परेशानी मत रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत रखिए, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत फेयर बॉडी है। वो कभी भी आपको डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं रखेगी, ठीक है। वो चाहती है कि एस्पिरेंट जो है वो बिल्कुल फ्री माइंडेड अपना एग्जाम दे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप फ्री माइंड से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बारे में टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम बिल्कुल उस पर सेशन लेके आएंगे, आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो व्हेन ऑफिसर्स आर सेंट देयर इज नो मैंडेशन ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल यूसेज एंड द पर्सनल व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज। तो आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर सकते हैं ऑफिशियल टूर के लिए। द टूर प्रोग्राम हैज टू बी अप्रूव्ड हाउएवर। तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा टूर के लिए। एंड द एक्सपेंसेस आर कवर्ड। कैसे एक्सपेंसेस सर? टैक्सी अगर आपने है, फूड आपका है, होटल रेंट है, ये सारे एक्सपेंसेस आपके कवर्ड रहते हैं ऑफिशियल टूर में, ठीक है जी। ना ऑल दिस इज कवर्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे देती है सबके, टैक्सी का भाड़ा सर, खाने का, होटल रेंट तक का। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस द एक्सपेंसेस आर ऑल कवर्ड एंड फॉर प्रोबेशनरी एग्जाम्स द प्लेन टिकट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड एंड दीज आर द मेन फैसिलिटीज। तो ये तो आपको हो गया, एक तरह से सरकार ने इंसेंटिव दे रखा है। अब कई लोग पूछ रहे थे कि सर करियर प्रोग्रेशन कैसे होगा, है ना, कैसे सर हमको आगे जो है प्रमोशंस मिलेंगे। तो करियर के प्रोग्रेशन का चार्ट समझिए, प्लीज ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप 5 साल की नौकरी आपकी हो जाती है, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम एपीएफसी। आप कमिश्नर बनने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। So after 5 years of service, EO or AO officer in EPFO is eligible to become APFC. APFC, ठीक है जी। And after regular service of 4 years, 4 साल की रेगुलर सर्विस के बाद जो आपका पे ग्रेड लेवल है वो आपका 9 हो जाएगा, जिसके अंडर आपका बेसिक जो बनेगा, जो बैंड बनेगा, दैट इज योर 5400 का पे बैंड में आप आ जाएंगे, ठीक है। डीए डबल हो जाएगा आपका, डीए डबल हो जाएगा। होटल रेंट आपको 2200 मिलेगा, मतलब आपको बड़े हुए आपको पैसे मिलते हैं यहां पर, ठीक है। और स्केल आपका ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो करियर प्रोग्रेशन के प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं सर। 5 साल में आपको जो है एपीएफसी कमिश्नर की पोस्ट पे आपको अपॉइंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डीए आपको डबल मिल रहा है, 5400 का ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है। आपका जो ग्रेड लेवल बन जाएगा वो 9 पे आप पहुंच जाएंगे आप, एपीएफसी वाला, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द सैलरी ऑफ ईओएओ? जैसे कि पीछे पूछ रहे थे, किसने पूछा था हमसे क्वेश्चन? हाँ, डिस्कवरी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, आपने पूछा था सर ये क्वेश्चन, ठीक है, कि सर 60,000 रुपये लिखा है। तो सर 60,000 रुपये लिखा है उन्होंने नोटिफिकेशन में, मुझे पता है ये चीज, लेकिन डिपेंड करता है सर आपका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, आपको कहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपने एग्जाम लिखा और अगस्त सितंबर के आसपास आपको जो है प्लेस किया गया दिल्ली के अंदर। कब? अगले साल के हिसाब से जुलाई या अगस्त 2021 में। तो इसके हिसाब से सर आपका सैलरी कितना बनेगा, ठीक है। देखिए ग्रेड पे आपका 4800 है, तो बेसिक आपका कितना बन गया? बेसिक सैलरी बन गई आपकी 47,600 रुपया, 47,600। इस पे जोड़िए सर डीए, जो कि 32% डिक्लेयर किया जा रहा है, 32%, मतलब ये कितना निकलेगा इसका? दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ₹15,232, ये जुड़ेगा सर। इसके अलावा सर एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, विच इज 27% ऑफ योर अगेन बेसिक पे। 27% कितना निकलेगा? 27% ऑफ बेसिक, ये निकलेगा सर आपका 12,852 रुपया, ठीक है।
अच्छा, DA, when DA is crossed by 25, then HRA, automatically HRA instead of 24, 27% is given. ये भी रूल है सर, इसको भी समझ लीजिएगा. जब आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो 25% को क्रॉस करता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है 32% का दिया जा रहा है, तो 24 की जगह 27% लगता है HRA भी, हाउस रेंट अलाउंस भी, क्योंकि सरकार इस साल फ्रीज कर रही है तो अगले साल बढ़ा के देगी. ये भी सरकार बोल चुकी है. सरकार बोल चुकी है कि दिस इज लाइकली टू गेट हाइक्ड बाय नियरली 32%. ठीक है. फिर सर टीपीए आपको मिलता है 3600 प्लस डीए, तो 4752 ये मिल गया आपको, ₹4752. इसके अलावा सर आपको मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं. मेडिकल अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं 2000 रुपए के, 2000 रुपीज पर मंथ. तो अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में आपका जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 82,436 रुपीज. 436 रुपीज. ठीक है जी. इसमें से आप अपने टैक्सेस और बाकी सब कुछ निकाल लीजिए. ठीक है. डिडक्शन वगैरह निकाल के आपके हाथ में कहीं ना कहीं 73,000 के आसपास आपको इन हैंड आपको सैलरी इतनी मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इतनी. ठीक है जी. और कोई सवाल इसमें? चलिए. विद नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डीए द सैलरी विल इवन क्रॉस दिस अमाउंट. मतलब जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट और सैलरी आएगी तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली दिस अमाउंट इज गोइंग टू इंक्रीज. कितने क्वेश्चन क्लियर करने होंगे, कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे सर? 90 से ज्यादा, 90 प्लस रिक्रूटमेंट टेस्ट में. ये है टारगेट, ये होना चाहिए आपका टारगेट सर. सिंपल है या फंडा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने लाइव देखा सेशन को. थैंक यू वेरी मच. सेशन को रेट करना मत भूलिएगा. अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे एंड से फ्री सेशंस और जितने भी हमारे यहाँ से जो भी वीडियोस आ रही हैं उसके बारे में आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.